नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज़ का नया कार्यक्रम बोलिए नेताजी। आज हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे न्यूज़ रूम में शमीम अनवर साहब। ये आपको बता दें कि आईएएस शिक्षक हैं और पूरे देश में कई आईएएस आईपीएस बना चुके हैं। इनसे बात करेंगे और बिहार की राजनीति पर चर्चा करेंगे कि आखिर बिहार की राजनीति कहाँ जा रही है, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव है। उसको देखते हुए सभी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले शमीम अनवर जी, हमारे साथ आपका न्यूज़ रूम में स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहते हैं, बिहार की राजनीति में आप कदम रखे हैं, सिमरी बख्तियारपुर की राजनीति में आप कदम रखे हैं, क्या कहना चाहते हैं, बिहार की राजनीति कैसे चल रही है और कहाँ पर है? बिहार की राजनीति आज एक क्रॉस रोड पे है। अगर देखिए तो एक चौराहे पे खड़ी है और जो उथल पुथल हो रहा है पिछले 20 साल, कम से कम 20 साल से, और जो बर्बादियाँ हुई हैं कम से कम 40 साल से अगर देखा जाए तो उसमें एक नया मोड़ आया है। एक नया मोड़ जनस्वराज की एंट्री की वजह से आया है और जो एक दिशा है वो बिहार की राजनीति की दिशा में बदलाव आ रहा है। वरना अगर देखा जाए तो 3 पार्टियां हैं यहाँ पे और तीनों खंबे कभी उछल के इधर और उछल के उधर जाते हैं। एक दूसरे को कोई लोगों से मुखालफत नहीं है और हमेशा एक दूसरे के साथ, कभी नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ चले जाते हैं, कभी इसके आरजेडी में मिल जाते हैं और इस तरह से जो उछलना कूदना है उसमें एक नई दिशा में परिवर्तन हो रहा है। आखिर जनस्वराज की ज़रूरत क्यों पड़ी? ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जो बिहार का बदलाव है, अगर जनस्वराज की बात कीजिए तो जनता, अगर देखें आप यहाँ पे जिस तरह से प्रशांत किशोर चल के पूरी जनता से मिले और उन्होंने देखा और बातचीत की, तो बिहार को बदलाव की आवश्यकता है, इससे कोई भी इनकार नहीं कर रहा है। तो मुझे लगता है कि बिहार को एक ऐसे नेतृत्व की ज़रूरत थी जो उसको एक नई दिशा दे सके, वरना शिथिल हो गया था, सारी चीज़ें शिथिल हो गई। अच्छा, नीतीश कुमार के जो 7 निश्चय योजना है या फिर विकास जो नीतीश कुमार का है अब तक 2005 से लेकर के, इससे कितना सहमत हैं आप? देखिए, विकास बोला जाता है कि पेपर पे विकास हुआ है बहुत, या इवन जीडीपी ग्रोथ की बात की जाती है, लेकिन असल में अगर हम देखें तो बिहार आज भी पूरे भारत में सबसे निचले पायदान पे है, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो या राजनीति हो या सामाजिक सौहार्द हो। क्रिमिनलाइजेशन में सबसे ऊपर पे है। अगर आप हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में देखें तो रेशियो बहुत ही बुरा है। टीचर स्टूडेंट रेशियो देखें तो आज भी बुरा है। शिक्षा की जो दुर्दशा है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि बिहार किसी भी मामले में ये कह सकता है कि नीतीश कुमार के 20 साल में किसी प्रकार से सुधरा है। एक सुधरना होता है कि ऑटोमेटिक सुधरा है, एक होता है कि सुधारा जा रहा है। तो 20 साल में अगर आपने कुछ भी सुधारा तो बिहार का स्तर एटलीस्ट देश में कुछ नंबर पे तो पायदान बढ़ना चाहिए, लेकिन आज भी हर एक मानक पे ये न्यूनतम स्तर पे है। यहीं पर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हम बात कर लेते हैं सम्राट चौधरी की। जिस तरह से, क्योंकि उप मुख्यमंत्री भी हैं बिहार के, उन्होंने कहा था कि जब तक हम सत्ता से नीतीश कुमार को हटा नहीं लेंगे तब तक अपना मुरेठा नहीं खोलेंगे, लेकिन अचानक से ऐसा हुआ कि नीतीश कुमार ने, क्या कहना चाहते हैं? सीधी अपॉर्चुनिस्ट है, यही इसी को बोलते हैं अवसरवादिता। अगर इन लोगों को देखा जाए तो कोई भी पैमाना नहीं है इनका, कोई भी लेवल नहीं है, कोई भी सिद्धांत नहीं है। कभी किसी के साथ बोल करके चले जाते हैं और कभी बेगर बोले वापस आ जाते हैं। और उस संदर्भ में अगर देखें तो इन लोगों का जो डेवलपमेंटल प्रोग्राम भी है वो पेपर पे वैसा ही रहता है, लेकिन अगर इम्प्लीमेंटेशन पे बात आई तो यही होता है, वादे तो ढेर करते हैं, ज़मीन पे कुछ दिखता नहीं। यानी कि जो सिमरी बख्तियारपुर आपका विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर क्या विकास कैसा हो रहा है, क्या है? कोई भी विकास अगर देखा जाए किसी भी पैमाने पे देखिए तो सिमरी बख्तियारपुर बिहार के स्तर पे भी निम्नतम स्तर पे है। चाहे वो शिक्षा को ले लीजिए। शिक्षा की बात आप करते हैं, शिक्षा कैसे निम्नतम स्तर पर है ये बताइए। 2022 का डेटा हमारे पास है। 2022 में आप ही के विधायक यूसुफ सलाहुद्दीन ने एक कार्यक्रम किया था, आपको कार्यक्रम का नाम मैं बताता हूँ, कोसी का शिक्षा मिशन संकल्प चलाया था, जिसमें 1000 बच्चों को उन्होंने गोद लिया था और कहा था, उसमें ही उनका नाम भी डाला गया था कि ये कोसी का कलाम है। आपको शायद इसकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये एक बहुत बड़ा घोटाला था। जनता से या ख़ास करके स्टूडेंट कम्युनिटी से एक तरह का धोखा था, छलावा था। मेरी जहाँ तक जानकारी है, मैंने जितना पढ़ा है उसके बारे में, 1000 स्टूडेंट को जो लिया था उसमें 80% करीब वापस आ गए थे। सिर्फ एडमिशन के नाम पे ये लोग पैसे लिए थे और ये था कि कोई और ख़र्च नहीं लगेगा, हॉस्टल फीस नहीं लगेगी, खाने रहने सहने का फ्री में इंतज़ाम किया जाएगा और कुछ बच्चों को अगर नहीं मिलेगा हॉस्टल तो उसको बाहर में इंतज़ाम किया जाएगा। अब मैं बता रहा हूँ इस चीज़ के बारे में कि ये था क्या। ये बेसिकली एक ऐसा प्रोग्राम होता है, कई सारे जो कॉलेजेस खुलते हैं तो ज़मीन हड़पी जाती है। जैसे कोई किसी ओनर ने कोई कॉलेज खोल दिया
तो जैसे ही कॉलेज खोला उन्होंने, तो वो 5 साल मिनिमम 10 साल उसका क्राइटेरिया होता है कि इतने साल तक आपको कॉलेज चलाना है, और ज़मीन औने पौने दाम में उसको सरकार देती है। उन्होंने कॉलेज खोला, अब उसको 5 साल तक चलाना तो एक सर्टेन नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिखाना पड़ता है। तो एक माफिया है, शिक्षा माफिया लोग हैं, वो क्या करते हैं कि इसी तरह से छोटे छोटे गांव से आकर के बच्चों को बरगला करके ले जाते हैं और वो एडमिशन दिखाते हैं, उनका काम ख़त्म हो गया, यूजीसी का उसको रिकग्निशन मिल जाता है, 4-5 साल दिखाया उन्होंने, कॉलेज बंद कर देते हैं, वो ज़मीन उनकी हो जाती है। तो ये एक बिहार में बहुत बड़ा घोटाला चल रहा था, जिसका पार्ट था वो कोशी शिक्षा संकल्प, जिसमें हमको लगता है कि 1000 से ज़्यादा बच्चे इस धोखा के शिकार हुए थे। आपने कहा कि स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है वो लोगों से जुड़ते नहीं है, लोगों को अवेयर नहीं करते हैं और लोगों का काम नहीं करते हैं, लेकिन आप स्थानीय विधायक जैसे यूसुफ सलाहुद्दीन आपके हैं, वो तो लगातार क्षेत्र का दौरा भी करते हैं, वो अपना पोस्टर भी डालते हैं कि आज 82वां दौरा है, 83वां दौरा है, लोगों से मिलते भी हैं। इस पर आपका क्या कहना? आप ये बताइए कि अपने घर में कोई दौरा करता है क्या? बेगानापन यहीं से दिख जाएगा। अगर हम अपने घर आ रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? हम अपने घर जा रहे हैं ना, 85वां बार अपने घर जा रहे हैं। हम दौरा कर रहे हैं तो इसका मतलब हम फॉरेन टूर कर रहे हैं क्या? ये अमेरिका जा रहे हैं क्या? कि भाई इंटरनेशनल टूर में नेताजी जा रहे हैं, स्टेट टूर में जा रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। जैसे ही दौरा वर्ड हुआ ना, ये अपने आप में साबित करता है कि आपने जनता से कितने डिस्कनेक्ट हैं और कितना बेगाना बना रखा है जनता को या उसकी आवाज़ को। मैंने बताया कि 95% लोगों को हमारे यहाँ ये पता भी नहीं होगा कि यहाँ पे कोई माइनॉरिटी गर्ल्स हॉस्टल अलॉट हुआ है। तो कैसे कनेक्ट? अगर कनेक्ट होते आप तो बता रहे हैं। आज इलेक्शन का ज़माना आया है तो आप बेवकूफ़ बना रहे हैं जनता को कि हमने ये किया, हमने वो किया तो कहाँ है? आज अगर बांध के भीतर चले जाएं तो ऐसा लगता है कि अंग्रेज़ जो छोड़ के गए थे, या इनफैक्ट उससे भी पहले मिडिवल पीरियड का जो भारत होगा उससे भी बुरी हालत है। यहाँ पे रास्ते में प्रसव हो जाता है, खटिया पर मेडिकल सलाइन या मेडिकल एक्टिविटीज़ हो जाती है, सलाइन वाटर किसी बेंच पे लगाया जाता है, ठीक है। स्कूल में बेंचेस नहीं हैं, और अगर किसी भी महादलित टोला में चले जाएं तो आपको लगेगा ही नहीं कि हम भारत में हैं, बल्कि ये लगेगा कि अफ्रीका के किसी रुवांडा, बुरुंडी या किसी भी एक बहुत ही कमज़ोर मुल्क का हिस्सा हैं। अगर किसानों की आय की बात देखें, लागत भी सही से नहीं मिलती है। किसी पर प्रकार के उद्योग की बात करें तो वो कुछ भी यहाँ पे नहीं दिखता है, लेकिन कहने को ऑन पेपर सभी लोग विकास का क्रेडिट लिए हुए। मैं यहीं पर आपको रोकूंगा। जिस तरह से आपके स्थानीय विधायक यूसुफ सलाहुद्दीन अभी उन्होंने कहा कि हमने इनपुट अनुदान दिलाया, उन्होंने ये भी कहा कि हम लगातार सिमरी बख्तियारपुर में विकास का काम कर रहे हैं, डिग्री कॉलेज दे रहे हैं, डेंगराही घाट पुल का निर्माण करा रहे हैं, पीपा पुल का निर्माण करा रहे हैं, ITI कॉलेज का निर्माण करा रहे हैं, बहुत सारी सड़कों का निर्माण करा रहे हैं। फिर आप अंग्रेज़ों के ज़माने में कैसे जा रहे हैं? देखिए, एक होता है ना क्रेडिट लेना, कुछ तो इसमें केंद्रीय सरकार की योजना है और उसमें जिस लेवल का भ्रष्टाचार है सभी लोग उससे अवगत हैं। अब जैसे डेंगराही पुल की बात कर लीजिए, आप क्रेडिट ले रहे हैं हमारे विधायक जी, 1960 की योजना है, 1960-64 से ये बात चली आ रही है। आज 65 साल के बाद वो पुल निर्माण आरंभ हुआ है और उसका क्रेडिट एक ऐसे विधायक जी ले रहे हैं जो अभी सिर्फ विधायक हैं, इनकी सरकार भी नहीं है, ना ही ये मंत्री हैं। और ये 60 साल की योजनाओं को इनके फैमिली में अगर देखा जाए तो पिछली 9 बार से इनके फैमिली में MP MLA रह चुके हैं, अब तक क्यों नहीं बनवाया इन्होंने? लेकिन हुआ तो नहीं कि रीजन में ना? नहीं, रीजन में हो जाना अलग सी बात है। अगर 60 साल की कोई योजना है और वो आपके रीजन में शुरू हो गई है, आप मंत्री भी नहीं हैं, आपकी गवर्नमेंट भी नहीं है और उसका क्रेडिट आप लेते हैं, तो वो गलत है। होना बहुत अच्छी बात है, अगर डेंगराही पुल बन रहा है तो ये हमारे लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। आप एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं कि शर्मा चौक से सैनी टोला, शर्मा चौक से इनके महल की बात कर रहे हैं, शर्मा चौक से स्टेशन की बात कर रहे हैं, रानी हाट से आप सिमरी चले जाइए, रानी हाट से आप मियाँ चक चले जाइए, इसमें ये पुल रोड नहीं बनवा पाए हैं आज तक। अगर ऑटो चल जाए, ई-रिक्शा चल जाए तो 4 बार उसमें गिरता है, लोग कई बार गिर के वहाँ पे ज़ख्मी हुए हैं। वो रोड सड़कें नहीं बनी हैं इनके रीजन में, लेकिन ये डेंगराही पुल बनवा रहे हैं। ITI कॉलेज का मैं आपको देता हूँ कि जा करके कोई भी आदमी आप वीडियो लेने चले जाइए, आप उसमें चले जाइए, आप उसमें कोई भी चीज़, उसका जो वेल्डिंग मशीन है वो टूटा हुआ है, उसकी जितनी भी सुविधाएं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप जाके बेंच पे अगर कोई 2 घंटा बैठ जाए वो बीमार पड़ जाएगा, इतनी गंदगी है। लेकिन वहाँ से सर्टिफिकेट दिया जाता है, वहाँ से लोगों को सर्टिफिकेट मिलता है। तो शिक्षा के संदर्भ में या विकास के संदर्भ में मानसिकता दिखती है इनकी कि विकास नहीं चाह रहे हैं बल्कि अपने लिए कमाई चाह रहे हैं।
अगर ITI कॉलेज इनका प्राइवेट कॉलेज है, आप देख लीजिएगा कि एक भी बच्चे नहीं दिखेंगे लेकिन एडमिशन ऑन पेपर दिखेगा। तो एक बड़ा घोटाला है ये सब। और क्रेडिट लेने की बात है तो क्रेडिट लेने में जनता इतनी बेवकूफ़ आज की डेट में नहीं है। क्या आपका कहना है कि यूसुफ सलाहुद्दीन घोटाला कर रहे हैं? नहीं, घोटाला की हम ऑन बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर ITI कॉलेज आपका प्राइवेट एमएस में है और उस पर एडमिशन है लेकिन क्लासेस नहीं है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने बताया, वेल्डिंग मशीन आप जाके देख लीजिए, जो उसके अगर कंप्यूटर हैं तो जो CPU यूनिट होगा अलग होगा, जो डिस्क होगा, जो स्क्रीन होगा वो अलग होगा, तो उसमें कैसे आप पढ़ा रहे हैं? और उसमें सर्टिफिकेट बांटा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं तो घोटाला है। हम ये नहीं कह रहे ने विकास किया है या नहीं किया है, सिर्फ देखिए विकास हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं किया है। विकास का जो क्रेडिट ले रहे हैं वो क्वेश्चनेबल है। जिस तरह से ये प्रचार कर रहे हैं कि हमने ये विकास किया, हमने वो विकास किया है 5 साल के दौरान, मैंने वही चीज़ बताई ना, ये तो विकास का क्रेडिट ले रहे हैं एयरपोर्ट बनाने का भी, सहरसा के एयरपोर्ट बनाने का क्रेडिट ले रहे हैं, जबकि आप ये ऑन रिकॉर्ड है, आप जाके किसी भी 2022 के 23 के विधानसभा सेशन में आप देख लीजिए, आप चेतन आनंद से डायरेक्ट कॉल कर लीजिए, ये शुरुआत किया हुआ चेतन आनंद का। इन्होंने सिर्फ वो स्क्रिप्ट लिखी हुई किसी ने लिख के इनको दिया और वो स्क्रिप्ट विधानसभा में पढ़ दिया और वो क्रेडिट ले रहे हैं। आप बताएं ना कि आपके पास की सड़कें जर्जर हैं जिस पे ऑटो नहीं चल सकती है, और आप क्रेडिट ले रहे हैं टेंगराही पुल बनाने का, आप क्रेडिट ले रहे हैं सहरसा एयरपोर्ट बनाने का। अच्छा, हम आगे चलते हैं। आप अपने बारे में बताइए, जिस तरह से आप एक झोपड़ी से निकल करके, गांव से निकल करके सीधा दिल्ली जाते हैं, IAS की तैयारी करते हैं और फिर वहां से जो है सीधा राजनीति में एंट्री करते हैं, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे? एक संघर्षशील जीवन रहा है और ये कह सकते हैं कि हम उस फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पे जिसने गरीबी की न्यूनतम स्तर को देखा है। वहाँ से उठ के माँ बाप के का कम से कम इतनी सपोर्ट रहा और ऊपर वाले की कृपा रही कि हमने एजुकेशन हासिल किया, पढ़ाई की, IAS का 2 बार इंटरव्यू दिया, +2 से लेकर के, चूँकि अब्बू उतना सपोर्ट नहीं कर पाते थे हमको, तो ट्यूशन पढ़ा के हमने ख़ुद को सपोर्ट किया, IAS की तैयारी करी, 2 बार इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन उसी का अगर देखा जाए तो उसी से हम फिर सिविल सर्विसेज कोचिंग में पढ़ाना शुरू किए। और आज की डेट में मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे कम से कम 400-500 से ऊपर IAS IPS या BPSC से लगभग हर जगह कोई ना कोई मिल जाएगा जिसको हमने सिलेक्शन में उसकी मदद की है। अभी बख्तियारपुर में आपके आने से पहले पक्ष और विपक्ष से दिखता था, लेकिन क्या लगता है आपके एंट्री मारने के बाद क्या त्रिकोणीय मुकाबला होगा क्या? ऑब्वियस है, त्रिकोणीय मुकाबला आपको सड़क पे दिख जाएगा, आपको ज़मीन पे दिख जाएगा। आज से पहले अगर पिछले 6 महीने की बात करें, जब से हम लोग एक्टिव हैं पॉलिटिक्स में, इससे पहले आपको कभी भी पॉलिटिकल पार्टीज़, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो आपको जनता के बीच जाती हुई नहीं दिखेंगे। मैं बचपन से आज जितना भी बड़ा हो चुका हूँ, अब तक मैंने नहीं देखा है कि इस तरह की एक्टिविटी हमारे एरिया में रही होगी, और ये सारी जनता जानती है। कई सारे लोग तो मुंह पे बोल देते हैं कि शमीम भाई के आने से कम इतना तो हुआ कि आप मिलने जुलने लगे। मैं अपने गाँव में कभी भी ज़िंदगी में 15 दिन 20 दिन पहले किसी भी नेता को नहीं देखा है कि वो मरनी हरनी या किसी के बड़े, अगर बहुत बड़े लोग हैं तब तो कोई बात नहीं, आम जनता के बीच किसी नेता को नहीं देखा है। लेकिन आज देख लीजिए, इलेक्शन का डेट भी अनाउंस नहीं हुआ है, टिकट भी किसी को अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन हर जगह आपको नेता जाते फिरेंगे, हर छोटे छोटे एक्टिविटीज़ में जो है वो आपको पार्टिसिपेट करते हुए दिखेंगे। तो त्रिकोणीय मुकाबला तो इन लोगों ने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया है, जनता ने एक्सेप्ट कर लिया। चलिए, चाय तो आप पी ही रहे हैं, लगे हाथ ये भी बता दीजिए खाने पीने में आपको क्या पसंद है? मेरी मरगूब ग़िज़ाओं में मटन और पुलाव है। वैसे ऊपर वाला जो भी दे देता है, आज भी मुझे कोई उससे ये नहीं है, चूँकि हर चीज़ खा चुका हूँ, जो भी हलाल है लगभग हर चीज़ खा चुका हूँ। चलिए, अब आपने तो मन बना ही लिया है चुनाव लड़ने का, तो किस मुद्दे पर आप चुनाव लड़ेंगे? हमारा जो 5 मुद्दा है वही है कि शिक्षा का विश्व स्तरीय होना, पलायन को रोकना, लोकल रोज़गार जनरेट करके युवाओं का पलायन रोकना, औरतों को न्यूनतम स्तर पर ऋण देना। अगर आज देखें तो जो ग्रुप लोन्स वाले हैं, जो ये बिचौलिए हैं और जो रिकवरी एजेंट हैं, उन्होंने जीना हराम कर रखा है। अगर मैं ग्राउंड स्तर पे जितना भी लोगों से जानता हूँ, तो आज सब 60% 70% महिलाएं जो हैं इस लोन के चक्कर में पूरी तरह से बर्बाद हैं। उनका हर तरह का शोषण होता है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ यहाँ पे।
लोगों को यहाँ तक कि खुदकुशी कर लेते हैं लोग। कई सारे लोग, अभी दो केसेस तो मैंने देखे जिसको सॉल्व किया और उसको कोशिश किया मदद दिलाने का। तो हमारे जो 5 हैं वो हमारा मुद्दा रहेगा। कौन कौन सा मुद्दा? सबसे पहला वही है शिक्षा का विश्वस्तरीय होना, दूसरा है पलायन को रोकना लोकल लेवल पर रोज़गार सृजन करके, तीसरा है किसानों को जो कमर्शियल क्रॉप्स उगाते हैं उनको फ्री में लेबर प्रोवाइड करना, चौथा है औरतों को कम इस पे ऋण देना, और 5वां है जो यहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट करना। चलिए अब लास्ट रैपिड फायर की तरफ बढ़ते हैं। रैपिड फायर एक आगे मेरा प्रोग्राम है, इसी में हम आपसे कुछ सवाल करेंगे और उसका सीधा सीधा आपको जो मन में आए एक बार में आपको जवाब देना है। जैसे कि आप नीतीश कुमार, बीमार लीडर, गिरिराज सिंह, शैतान, तेजस्वी यादव, 9th फेल, पप्पू यादव, सूडो पॉलिटिशियन, दिनेश चंद्र यादव, माटी का लाल, यूसुफ सलाहुद्दीन, 22%, चौधरी महबूब अली कैसर, नवाब, जफ़र आलम, दबंग। हम इसी लेवल में थोड़ा और आगे चलते हैं। अगर मान लिया 2 हम आपके सामने सुझाव देते हैं, 2 में आप किसको चूज़ करेंगे? अगर एक तरफ तेजस्वी यादव हो और एक तरफ जो है यहाँ पर चिराग पासवान हो, किसको आप? किसी को नहीं। सिमरी बख्तियारपुर की हम अगर बात कर लेते हैं, एक तरफ अगर यूसुफ सलाहुद्दीन हो, एक तरफ अरुण यादव, किसे आप चूज़ करेंगे? शमीम अनवर। ये तो आप अपनी बात कर दिए। चलिए शमीम साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप हमारे चैनल में आए, हमसे बात किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आके बाबू, और मैं दुआ करता हूँ कि आपका चैनल और आगे बढ़े। जी, तो आपने सुना दर्शकों की किस तरह से जो शमीम साहब ने पूरे बिहार और सिमरी बख्तियारपुर के मुद्दे पर इन्होंने बात किया, उससे आपने बहुत कुछ समझा होगा, सोचा होगा। अपने मुद्दे और अपनी बातों को जो है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो है वीडियो को ज़रूर कर लें अगर वीडियो अच्छा लगा आपको तो। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।